हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आए हो आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बहुत 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 अच्छे ढंग से हमारी 10वीं कक्षा की रोलर कोस्टर राइड का पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय समाप्त कर लिया है और अब हम बढ़ रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से चौथे अध्याय की तरफ। ठीक है, तो चौथे अध्याय की अगर हम बात करें तो ये है द्विघात समीकरण। ठीक है, समीकरण के बारे में तो हम समझ गए थे, अब द्विघात क्या है ये हमको देखना है। हम बहुत अच्छे से और काफी नई नई चीजें हम इसमें समझने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप अपना दिमाग, कान, आंख, हाथ, कॉपी, पेन तैयार लेकर बैठे, क्योंकि अब हमको इसको बस 2 घंटे में इसको पूरा चैप्टर को समझ जाना। ठीक है, पक्का मेरे साथ में बने रहेंगे। बढ़ते हैं आगे द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण क्या होता है ये देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जब मैंने रैखिक समीकरण पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि रैखिक समीकरण जो है उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने तब बताया था कि रैखिक समीकरण में चर का घात जो है वो 1 होता है, अधिकतम 1 होता है, तभी वो रैखिक समीकरण कहलाता है। मैंने तब एक और सवाल भी पूछा था कि बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि मैम अगर ये 2, 3, 4, 5 हुआ तो ये क्या कहलाएगा। तो मैंने तब ये भी बोला था कि हर घात के बारे में हम अगले अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो भैया बारी आ गई है, बारी आ गई है किस घात की? 2 वाले की। ठीक है, तो ये जो इस तरीके से कभी लिखा होता है, ये जो होता है ये हमारा होता है द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण होता है? द्विघात समीकरण इसे हम कहते हैं, जिसमें हमारा जो चर होता है वो एक ही होता है। रैखिक समीकरण में हम x और y लेते थे, लेकिन यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि एक समीकरण में एक ही चर होगा। ठीक है, और जो चर का जो घात होगा वो अधिकतम 2 होगा। पढ़ लेते हैं। चर x में द्विघात समीकरण का रूप है। देखो, अगर आप में से कोई भी ये देख रहा है कि आप सीधे चौथे चैप्टर से शुरू कर रहे हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वैसे तो मैं सब समझाऊंगी, लेकिन चर समीकरण ये जो है ना, ये मैंने तीसरे चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में, आपको ज्यादा आगे नहीं जाना पड़ेगा, शुरुआत में ही मैंने चर समीकरण और ये सब बहुत अच्छे से समझा रखे हैं। आप एक बार जाइए और उसको देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो हम बात करते हैं चर जो है x द्विघात समीकरण का रूप जो है ये है जी। मैडम ने हमको बिल्कुल बता दिया अभी। ठीक है, यहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं, ये भी हम जानते हैं कि ये जो संख्याएं होती है वास्तविक होती है। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? ज्यादा जानना है वास्तविक संख्याओं के बारे में तो बिल्कुल जाइए पहले अध्याय पे और पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, वास्तविक संख्याएं क्लियर हो जाएगी। वास्तविक संख्या होती है ये a b c, कोई भी संख्या का यह रूप ले सकती है। ठीक है, यह द्विघात समीकरण का मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो, हम ये नहीं बोल सकते कि जहां पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिखा रहेगा तो ही हम बोलेंगे भैया ये द्विघात समीकरण, नहीं तो हम मना कर देंगे। नहीं, ये जो है मानक रूप है। ठीक है, हम हर जगह नहीं बता सकते कि 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0, अभी तो किसी भी नंबर का रूप ले सकता है ना, इसलिए हम एक मानक बनाते हैं कि जो इस तरीके से दिख रहा है और a b c जो है ये वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। किसी भी द्विघात समीकरण में चर x की उच्चतम घात हमेशा 2 होती है। घात के बारे में तो हमारी मैडम हमको पहले ही बता देती है ना, हम घात से ही जानकारी लेते हैं समीकरणों की। ठीक है, तो ये हमको समझ आ गया कि द्विघात समीकरण क्या होता है। देखते ही पहचान लेंगे पक्का। अगर कोई पूछेगा कैसे पता लगाते हैं तो समझा देंगे कि घात 2 होना चाहिए। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। हम द्विघात समीकरणों का अध्ययन क्यों करते हैं? भाई भारी सवाल है, और स्टडी रूम की तो यही खासियत है कि हम सिर्फ पढ़ाते नहीं, हम बताते हैं कि आखिर इनका काम क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक बच्चा है, आप लोगों की तरह हमारी तरह मुझे भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। तो ये क्या कर रहा है, ये बॉल जैसे इसने मारी तो 2 तरफ से बॉल गई, एक तो ये वाली बॉल गई इधर और एक ये वाली बॉल गई इधर। ठीक है, तो आप याद कीजिए रैखिक समीकरण क्या होते हैं। अगर नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं फिर बता देती हूँ। रैखिक समीकरणों में 3 तरह के ग्राफ बनते हैं अगर हम बनाते हैं तो। ठीक है, एक तो इस तरीके से बनता है प्रच्छेदित, दूसरा इस तरीके से बनता है संपाती, एक के ऊपर एक बनता है ये, और तीसरा जो बनता है वो बनता है समांतर, इनकी लड़ाई रहती है। ठीक है, आप इसमें कॉमन चीज देखेंगे कि ये जो इनकी लाइनें हैं ना, ये बिल्कुल सीधी बनती है, थोड़ी सी मुझसे घूम गई है लेकिन ये बिल्कुल सीधी लाइन रहती है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन, ऐसी स्ट्रेट लाइन रहती है। अब वो किसी भी तरीके से ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन रहती स्ट्रेट है रैखिक समीकरण में।
लेकिन 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 द्विघात समीकरण में क्या होता है, द्विघात समीकरणों में ये जो बनती है ये सीधे से ऐसी घूम के बन जाती है। आ रही बात समझ में? तो अगर आप कहीं पर भी ग्राफ देखेंगे या कहीं पर भी आपको ऐसी लाइन दी जाएगी, कहा जाएगा बताइए कि ये समीकरण किस तरीके का है, तो बस हम तो लाइन देखकर ही बता देंगे कि ये द्विघात समीकरण है, हमको तो हमारी मैडम ने बताया। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, इस तरीके से ये जो है समीकरण दिखता है। ठीक है जी, आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआती हम एग्जाम्पल से करते हैं। ठीक है, हम पहले प्रश्न समझते हैं तो हमें परेशानी समझ आ जाती है, तो हमको सॉल्व करना इजी हो जाता है। देखो प्रश्न में दिया हुआ है जॉन और जीवंती के पास मिलाकर 45 कंचे हैं, उनमें से प्रत्येक ने 5 कंचे खो दिए और अब उनके पास जितने कंचे हैं उनका गुणनफल 124 है। शुरुआत में उनके पास कितने कंचे थे हमको निकालना। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, जो हमको नहीं पता होता है वो क्या होते हैं, हम उनको चर बना देते हैं, विराजमान करा देते हैं। तो हम कह देते हैं कि उनके पास जॉन के पास शुरुआत में कंचे जो है वो कितने हैं, x मान लो। ठीक है, तो जीवंती दीदी जो है हमारी, उनके पास कितने कंचे हो जाएंगे। देखो हम अक्सर क्या करते थे, हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पर y भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम y भी रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन इसमें हमको एक और लाइन दी है, क्या बोला है, जॉन और जीवंती के पास मिलाकर 45 कंचे। मतलब अगर मैं मान लूं कि जॉन के पास x कंचे हैं और जीवंती के पास y कंचे हैं, दोनों मिलाकर बताया है 45 कंचे हैं, तो जीवंती के पास कंचे कितने हो जाएंगे बेटा, 45 माइनस x हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो भाई y हम लिखकर क्या करें, क्योंकि जितने कम चर समीकरण में होते हैं उतनी आसानी से हम समीकरणों को सॉल्व कर पाते हैं, उनके हल निकाल पाते हैं। ठीक है, तो लिख दे, कोई परेशानी नहीं है किसी को। कैसे होगी कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है ना। तो x ले लिया और इसको 45 माइनस x बोल दिया। अब ये क्या बोल रहे हैं, उनमें से प्रत्येक ने 5 कंचे खो दिए। तो अगर मैं कह दूं, ये यहाँ पर जो लिखूंगी वो जॉन के लिए, नीचे जो लिखूंगी वो जीवंती के लिए। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि जॉन के पास, ठीक है, खोने के बाद जो बचता है वो कितना बचेगा भाई, 5। अगर उसके पास में 10 कंचे हैं और 5 चले गए, किसी ने बोला, तो हम क्या बोलेंगे, 10 माइनस 5। तो अगर जॉन के पास x कंचे हैं तो हम क्या बोलेंगे, x माइनस 5 चले गए। तो ऐसे ही जीवंती के पास खोने के बाद कितने बचेंगे, जीवंती के पास तो 45 माइनस x है, तो हम क्या बोलेंगे, 45 माइनस x में से जीवंती ने 5 खो दिए। ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, 40 माइनस x। कोई परेशानी है किसी को नहीं। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, शुरुआत में उनके पास कितने, अच्छा उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, और अब उनके पास जितने कंचे हैं उनका गुणनफल 124 है। ठीक है, बच्चे अक्सर ये गलती कर देते हैं कि गुणनफल इन दोनों का निकाल देते हैं। नहीं, उन्होंने क्या बोला है, लाइन अच्छे से पढ़ो। अब उनके पास जितने कंचे, खोने के बाद जितने कंचे हैं, तो कौन से लेंगे भैया, ये दो लेंगे। तो इन दोनों का गुणनफल बता रहे हैं वो। अगर हम खोने के बाद वाले कंचों की बात करें तो गुणनफल कितना है, 124 है। बस ये तो हमको सवाल करना आता है, ऐसे तो हम कितने ही सवाल कर सकते हैं। क्या करते हैं, ये जो दो इस तरीके के ब्रैकेट रहते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। ठीक है, x का मल्टीप्लाई 40 में करा तो भैया क्या आया, 40, साथ में बोलते जाओ 40x आया, बोलते जाओ साथ में। x का माइनस x में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, माइनस का x स्क्वायर, साथ में बोलो, साथ में। 5 माइनस 5 का 40 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 5 4 20, 0 लगाया 200, वेरी गुड। माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन है। ठीक है, फिर माइनस 5 का माइनस x में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, माइनस प्लस का 5x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, ये कितना हो गया जी, 124। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे बड़ी वाली टर्म को आगे ले आएंगे, जिसका घात सबसे बड़ा है उसको आगे लिख लेंगे, फिर x वाली टर्म को साथ में कर लेंगे, प्लस 40x प्लस 5x। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, अचर वाली सारी संख्या एक साथ कर लेंगे, इसको भी उठा के इधर ले आएंगे, चर जी आप यहाँ, अचर जी आप यहाँ आ जाइए। ठीक है, तो हमारे पास सारे एक लाइन से हो गए। हम क्या बोलेंगे, माइनस x स्क्वायर हो गया,
ये कितना हो गया प्लस का 45x और ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका लगेगा माइनस का। बोलते जाया करो, बोलते जाओगे मजा आ जाएगा मैथ्स करने में। ऐसे हम ढीले 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 काम करते हैं ना, मजा नहीं आता मैथ्स में। बोलते जाओ बिल्कुल साथ साथ में, देखो कितना मजा आएगा। माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 200 प्लस 124 324 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, ये 0 नहीं है, ये इसको हटा दिया मैंने। ठीक है, ये कितना हो गया। अब देखो माइनस आगे माइनस एक्स स्क्वायर जो माइनस का शुरुआत में अच्छा नहीं लगता, हम सिर्फ सजावट या मन संतुष्ट करने के लिए पूरे को माइनस से मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये प्लस का 324 बराबर 0। ठीक है, तो हमको क्या करना था, निम्नलिखित स्थिति को गणितीय रूप से व्यक्त करना था। हमको कंचे भी निकालने हैं, लेकिन इसके लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि द्विघात समीकरणों को हल निकालने का तरीका क्या है, जो हम आगे पढ़ेंगे। पहले अभी 3-4 क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि हम स्थितियां कैसे बनाते हैं द्विघात समीकरणों की। ठीक है, पहले ये सिखा दूं, फिर मैं हल निकालना भी सिखाऊंगी। ठीक है, शांति से बने रहेंगे मेरे साथ, बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में निश्चित संख्या में खिलौने का उत्पादन करता है। प्रत्येक खिलौने की उत्पादन लागत रुपए में जो है वो कितनी है। एक दिन में उत्पादन खिलौने की संख्या से 55 घटा पाया है। ठीक है जी भाई, एक दिन जो है वो घटा पा लिया उन्होंने, कम नुकसान पा लिया। किसी विशेष दिन उत्पादन की कुल लागत ₹750 है, उस दिन कितने खिलौने बनाए गए ये हमको निकालना। ठीक है, ये हम निकाल लेते हैं अभी। तो हम क्या बोलेंगे, हम मान लेते हैं कि जिस दिन की ये बात कर रहे हैं उस दिन जो है, उस दिन खिलौने जो है वो बने, कितने बने, हम तो x ही मानते हैं शुरुआत में। ठीक है, उस दिन खिलौने कितने बने, x बने। अब वो कह रहे हैं कि जो है लागत जो है, ठीक है, वो कितनी है, हमेशा से 55 कम है। ठीक है, तो निर्माण लागत में से अगर हम जितने खिलौने बने हैं उसको हम घटा दें, ठीक है, तो उस दिन की निर्माण मतलब हर खिलौने की निर्माण लागत हमें पता चल जाएगी कि नहीं पता चल जाएगी, बोलो। हर खिलौने की निर्माण लागत हमको पता चल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, हर खिलौने की निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, 55 में से x को माइनस कर। ठीक है, अब वो बता रहे हैं किसी विशेष दिन जो है कुल लागत 750 है। ठीक है, तो कुल लागत हमको कितनी दे रखी है, 750। तो हमको भी कुल लागत किसी और तरीके से निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या बोलेंगे कि खिलौने जितने बने वो और लागत जितनी है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा। कुल लागत हमारे इधर वाला जो हमको लिखना है वो निकल जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस दिन की निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, x इंटू 55 माइनस एक्स। जैसे एक खिलौना 5 रुपए का है तो 10 खिलौने कितने के बनेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर जो है ये मैंने ऐसे कर दिया, पर इसको यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। ठीक है, 55 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 55x, फिर ये इधर आता तो माइनस का हो जाता, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, गणितीय रूप से हमने इसको व्यक्त कर दिया। आगे बात समझ में। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। जांच करें कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण, ये जो निम्नलिखित है ये द्विघात समीकरण है, ये हमको देखना है। तो बच्चे अक्सर कह सकते हैं कि मैम हम तो यहाँ से बता सकते हैं, यहाँ घात तो दिख रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं बता सकते आप। जब ब्रैकेट रहता है ना तो हमको पहले ब्रैकेट खोलना चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट को खोलना चाहिए, फिर जो पूरा कंप्लीट छोटी सी कोशिश करेंगे बिल्कुल ऐसी इक्वेशन बनाए और फिर ही पता करें, ऐसा समीकरण बनाए और फिर ही पता करें कि ये जो है द्विघात है या रैखिक है या कैसा है। ठीक है, अभी हमको यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा।
पर हाँ ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है, ये भाई साहब हमारे जाने पहचाने। x माइनस 2 का होल स्क्वायर हमको जाना पहचाना लग रहा है। बोलो बोलो, जो जो बोल दिया वो तो बहुत ही भयंकर, एकदम बहुत ही बढ़िया मार्क्स आएंगे उनको। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर। a को क्या मान सकते हैं, x, और b को क्या मान सकते हैं 2। क्या होता है a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम इसको पूरे को इस तरीके से लिखे तो हम क्या लिखेंगे, a क्या है x स्क्वायर, ठीक है ये a, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर समझो, है ना। तो a क्या है x, b क्या है 2, ठीक है। तो a 2, फिर से a, b क्या है 2 प्लस b क्या है 2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है, ये हमारी बन गई। इसको उठा के हमने यहाँ बिठा दिया, आ जाओ जी, प्लस 4 प्लस 1 बराबर, प्लस 1 तो ऐसा कैसा आएगा ना, हमने तो सिर्फ इतने वाले को लिखा है, ठीक है। फिर लिखेंगे 2x माइनस 3। अब सबको इकट्ठा कर दो, सबको एक साथ बुला लो। एक्स स्क्वायर तो एक ही है, एक्स वाली टर्म 2 दिख रही, पास पास बुला लो, माइनस 4x माइनस 2x इधर से इधर बुलाएंगे तो प्लस ये दोनों मिला के हो जाएंगे 5, फिर 3 को इधर से बुलाएंगे तो ये भी हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो इसको कर देते हैं 0। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। अब बताएंगे हम कि ये द्विघात है कि नहीं, ठीक है। क्या दिख रहा है, क्या ये ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के बराबर का दिख रहा है। हाँ जी मैडम, दिख गया हमको, बिल्कुल क्लियर। तो ये क्या है, जांच करें कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है, तो बोलेंगे हाँ, इतना करके हम बोलेंगे कि हाँ ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये इससे मेल खाता है। ए जो है वो 1 है, बी जो है वो 6 है, और सॉरी बी जो है वो माइनस 6 है, और सी जो है वो 8 है। आगे बढ़े, फिर से पूछा है कि इसकी भी जांच करें, तो फिर से मैडम ने मना करा है, हम सीधे यहाँ से देखकर नहीं पता। अब यहाँ तो आपको स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है इसमें, लेकिन निकलेगा या नहीं भी निकलेगा, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। हमेशा क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, एक्स को अंदर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इतना तो करना आता है ना कि अपन ऐसे ब्रैकेट रहता है, बाहर कुछ रहता है तो पहले इसको इसमें करते हैं, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, बीच वाला साइन लगा देते हैं, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर इन दोनों को करते हैं। अच्छा ये भाई साहब भी फिर से हमको देखे देखे दिख रहे हैं क्या, किसी को दिख रहे हैं क्या, अरे बोलो यार, दिख रहे होंगे, ये तो मुझे तो दिख रहे हैं। क्या हो सकता है, हो सकता है क्या ऐसा, बिल्कुल, अब तो सब हाँ करेंगे है ना। तो इसको अगर a को हम x माने और b को हम 2 माने तो लिख सकते हैं यहाँ पर, मतलब ये ऐसा हो जाएगा। तो हम इसको अगर इस तरीके से लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो सकता है। तो यहाँ लिख देते हैं सीधा एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 8, इधर ले आते हैं इस एक्स स्क्वायर को और प्लस को भी इधर ले आते हैं, बराबर 0 कर लेते हैं। अब देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का एक्स स्क्वायर तो एक जैसे हैं तो कट जाएंगे, क्या बचेगा, एक्स प्लस 12 8 और 7 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो भाई द्विघात बनते बनते रह गया। फिर ये क्या है, ये जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो चर का घात है वो 1 है, 2 नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से जांच करें। वैसे तो मुझे दे देना चाहिए आपको करने के लिए, लेकिन करा देती हूँ, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। देखो इसको भी क्या करेंगे, मैडम ने बोला है पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको अंदर ले जाएंगे, इसको बोल देंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर वाली टर्म साथ में ले जाओ, एक्स वाली टर्म तो सिर्फ 3x ही है, इधर से अचर वाली को भी इधर ले आओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर बचा प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो जी
देखो ये ऐसे ना आगे इनको क्या बोलते हैं, इम्प्लाइज बोलते हैं, ऐसे लगाया करो तो ये ना समीकरण अच्छे दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं लिखने में। राइटिंग के बहुत मार्क्स मिलते हैं 12th क्लास में। भैया आपने राइटिंग से अगर अपने टीचर को जीत लिया तो मतलब आप विजय पा गए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है हमको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर 0 का, तो ये क्या है, हाँ ये क्या है, हाँ ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। आगे बात समझ में, कॉपी में जब भी लिखें बहुत व्यवस्थित लिखें, मतलब इतना जमा जमा के लिखें कि टीचर फैन हो जाए आपकी राइटिंग का। कहीं गलत भी लिखा हो ना तो उसको दिखे ना, लगे हाँ सही है बच्चा तो सही लिखता है, अरे वाह वाह आनंद आ गया, ठीक है। ऐसे तो बहुत ध्यान रखे लिखावट का। अब इसको सॉल्व करते हैं। मैडम ने बोला है ब्रैकेट को खोलना है, हम तो बिना ब्रैकेट खुले सॉल्व नहीं करेंगे, याद रखना मेरी लाइन, ठीक है। अब ये भैया जी भी हमको फिर से पहचान वाले दिख रहे हैं। जो बोल देता है ना, मुझे यहाँ से पता नहीं चलता कि किसको याद आ जाता है, लेकिन जो बोल देता है ना, हाय भगवान बहुत दुआएं लगे तुम्हें, ठीक है। तो a प्लस बी के होल क्यूब जैसा हम लिख सकते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। a क्या है, a क्या है, x है, और b क्या है, 2 है। देखो यहाँ पर x और 2 सब दूर a भी मिल रहे हैं, पर जरूरी नहीं है हर जगह x और 2 ही मिले, कुछ भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो याद मत कर लेना कि x a y प्लस b जो मिलते हैं सब में x और 2 ही मिलते हैं, ठीक है। कुछ भी संख्या हो सकती है, बस a प्लस बी द होल क्यूब जैसा होना चाहिए, ठीक है। x क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, जैसे 2 का स्क्वायर होता है ना, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 के स्क्वायर को लिखते हैं हम 2 इंटू 2, तो क्या हो जाता है 4। तो 2 के क्यूब क्या लिखते हैं, 3 बार लिख देते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। तो 2 का क्यूब क्या हो जाता है 8। बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ मैं। a का स्क्वायर भी निकाल लिया हमने 4, b कितना हो गया 2 प्लस 3 इंटू 2, b कितना है, b का स्क्वायर, सॉरी यहाँ a आएगा ना, a है a का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर है ये, तो ये क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा। ये दिख नहीं रहा है यहाँ x स्क्वायर मानना भैया, सॉरी, ठीक है। a जो है हमारा x है, ठीक है, x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3a जो है वो x है, b क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर निकाल लिया हमने 2 का, ठीक है। ये क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12x, क्या हो जाएगा ये x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। कभी भी लिखो ना ऐसे, ये जो पॉलिनोमियल जो रहते हैं, बहुपद जो रहते हैं, इनको इस ऑर्डर में लिखा करो कि सबसे पहले जिस चर की सबसे ज्यादा वैल्यू है, मतलब जिस चर का सबसे ज्यादा घात है उसको सबसे आगे, फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ऐसे करके, ठीक है। अच्छा लगता है, समझ में आता है। उठा के ऐसा ऐसा बिठा दो, आ जाओ भैया जी, बोलो, बैठिए, विराजिए। एक्स क्यूब माइनस 4 को ऐसा कैसा रखो। अब देखो एक्स क्यूब जो है, एक्स क्यूब इधर भी है, ले आए इधर, प्लस 6x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाली और कोई टर्म नहीं है, 12x वाली भी x, सिर्फ 12x ही है, 8 है, और अचर जो है एक और है, इधर आके प्लस हो जाएगा बराबर 0। इम्प्लाइज लगा दिया, क्यूब क्यूब वाले तो कट गए, एक जैसे हैं, तो फिर ये क्या हो गया 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ जी, ये द्विघात समीकरण है। जोर से बोलो, हाँ द्विघात समीकरण है। क्यों क्यों है ये द्विघात समीकरण? क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म का है, इसलिए ये, हाँ इसको हम, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं आगे। चलो खत्म हो गए सवाल, समझ आ गया द्विघात समीकरण क्या होते हैं, किस तरीके से हम उसके समीकरण बनाते हैं अगर प्रश्नों में कुछ चीजें दे रखी होती है, और हम कैसे पता कर सकते हैं कि द्विघात समीकरण है अगर हमको कोई समीकरण दिया हुआ है तो। आगे बात समझ में, अब देखते हैं हम द्विघात समीकरण के हल क्या, हल निकालना पड़ता है, क्योंकि अब हमने देखा हल, अगर मैं शुरुआत में बोलती थी हल निकालना पड़ता है, कहते मैम क्या होता है हल, किस चीज का हल निकालें, हल मतलब x की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो कहाँ पर, जैसे ये जो समीकरण हमने इतने सारे बनाए ना, इनके सबके हल भी निकलेंगे, इनमें x की वैल्यू भी होती है, ठीक है। ये निकालना सीखना है हमको, स्टेप बाय स्टेप स्टडी रूम आपको आगे बढ़ाता है, ठीक है। द्विघात समीकरण के अगर हमको हल निकालना है तो द्विघात समीकरण पर विचार करें, इस द्विघात समीकरण को देख लें,
देख लिया जी, देख लिया बिल्कुल। आइए इस समीकरण के LHS पर x को 1 से प्रतिस्थापित करें, रिप्लेस x विथ 1। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो समीकरण है इसमें ये क्या होता है, LHS होता है, और इधर वाला क्या होता है, RHS होता है। समीकरण जो है उसके दो रहते हैं, इधर वाला LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब जो होता है वो राइट हैंड साइड होता है। आगे बात समझ, ये बोल रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह पर, मतलब x के अंदर आप वैल्यू डाले 1। जब x के अंदर वैल्यू डाली तो x तो लुप्त हो जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है, लिखते हैं। वे ये बोल रहे हैं कि देख लीजिए आप, तो हम ऐसे क्यों विश्वास करें, हम तो भैया मैडम बोलती है हमको कि लिख के देखा करो, बिना ऐसे ऊपर से नहीं समझा। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि x को हमको क्या रखना है, 1। x को हमको रखना है 1, तो हम क्या बोलेंगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 0 हम करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस, अच्छा LHS साइड रखना है ना, तो हम 0। जब हमको कोई बोले कि LHS साइड रखना है तो RHS वाली साइड क्यों लिख रहे हैं हमको तो सिर्फ LHS वाली साइड लेनी है। -1 माइनस 3 प्लस 1, -1 क्या, ये तो इंटू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 तो 3 हो जाएगा, ये मतलब पहले प्लस वाले करते हैं ना, 2 प्लस 3 तो 3 हो जाएगा, और -3 ऐसे कैसे आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो ये बोलना चाह रहे हैं कि जब हमने इसमें इस समीकरण में x की वैल्यू हमने 1 रखी, तो LHS जो है, LHS क्या आया, 0 आ गया, और RHS भी हमारा 0 है, तो LHS जो है वो बराबर आ गया RHS के। तो जिन चर की वैल्यू के लिए LHS और RHS बराबर आ जाते हैं, वो जो वैल्यू होती है वो क्या होते हैं, इन समीकरणों के हल होते हैं। आगे बात समझ, जैसे यहाँ पर तो RHS में 0 है, लेकिन कहीं और RHS में कुछ और भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो भले से दोनों तरफ, अगर हम x की कोई वैल्यू उनके अंदर डालें तो इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा दोनों जब बराबर आ जाते हैं, भले 0 नहीं आए लेकिन दोनों बराबर आए, जो भी इधर आ रहा है वही इधर आए, तो क्या हो जाएगा, वो चर की जो वैल्यू रहेगी जो हमने डाली है दोनों तरफ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, उस समीकरण का हल हो जाएगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि एक जो है वो दिए गए द्विघात समीकरण का मूल या फिर हल है। एक और कहते हैं इसको, मूल भी कहते हैं, हल भी कहते हैं, और रूट भी कहते हैं। रूट को क्या बोलेंगे हम आगे देखेंगे, हम अक्सर जड़ भी लिखा होगा। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हल समझ में आ गया, हल क्या होगा, जो हम हल निकालेंगे उसका आखिर अर्थ क्या होगा ये बताना चाह रहे थे हम। ठीक है, अब देखते हैं द्विघात समीकरण के हल। एक वास्तविक संख्या अल्फा को द्विघात समीकरण का मूल कहा जाता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a जो है 0 के इक्वल नहीं, अगर a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0 होता है तो। ठीक है, इस लाइन का क्या अर्थ है कि जैसे जो 1 है, अब पिछले वाले क्वेश्चन में तो जो है हल क्या आया, वो 1 आया। ठीक है, तो हल को हम क्या मान सकते हैं, अल्फा हमको नहीं पता ना कि किस क्वेश्चन में क्या हल क्या आ जाएगा, तो हमको कुछ तो बोलना पड़ेगा। जैसे चर होते हैं, हमें नहीं पता होता वहां क्या वैल्यू आती, तो हम एक्स वाई और ये सब ले लेते हैं ना, वैसे ही हल को अधिकतर अल्फा से बयां किया जाता है। ठीक है, तो बस अगर किसी समीकरण में x की जगह पर अल्फा मतलब वो जो हल है उसको रख दिया जाए, और अगर वो 0 आ जाए या जो भी RHS साइड है वो आ जाए, तो अल्फा क्या कहलाएगा, उसका हल कहलाएगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू अल्फा द्विघात समीकरण का हल है, या हम कह सकते हैं कि अल्फा द्विघात समीकरणों को संतुष्ट करता है। ठीक है जी, आगे बात समझ, ध्यान दें कि द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक और द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है। देखो बहुपद भी होते हैं, हमने बहुपद भी देखे। बहुपद क्या होते हैं, बहुपद में जो है ये चिन्ह नहीं होता, समीकरण में ये चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये जो बहुपद होते हैं, बहुपद में हम क्या निकालते थे, हम शून्यक निकालते थे बहुपद में। ठीक है, हम शून्यक निकालते थे बहुपद में, तो वही जो शून्यक, अगर कोई इक्वेशन एक जैसी दिखती है, मतलब इक्वेशन क्या एक जैसी दिखती है, अगर मैं बोलूं हम पिछला वाला ही ले लेते हैं, क्या था,
2x² माइनस 3x प्लस 1, 2x² माइनस 3x प्लस 1 जो है ये बहुपद है ना, और 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 जो है ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इसके जो शून्यक निकलेंगे ना वही इसके रूट होंगे या हल होंगे, ठीक है, दोनों समान होते हैं। इसमें भी शून्यक 2 निकलेंगे क्योंकि ये द्विघात है, और इसमें भी जो मूल या रूट या जड़ या हल जो है वो 2 निकलेंगे क्योंकि ये द्विघात है, ठीक है। आ रही है बात समझने पर? ये एक जैसे दिखना चाहिए या एक भी नंबर बदलना नहीं चाहिए, तभी समान माना जाएगा। अगर आपको कह दिया जाए कि एक द्विघात दे दिया जाए और कह दिया जाए कि इस बहुघात दे दिया जाए और फिर कह दिया जाए कि ये बहुघात में जो इसके शून्यक है ये मान लो 2 और 3 है, मान लो 2 और 3 है, तो आप बताइए कि इस समीकरण के शून्यक क्या होंगे, जड़ या मूल या हल क्या होंगे, तो आप क्या बोलोगे? यही होंगे, ठीक है। पर एक जैसे दिखना चाहिए, ठीक है, बस 0 होना चाहिए। आगे बात समझ में, एक द्विघात बहुपद में अधिकतम 2 शून्य होते हैं, अतः किसी भी द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। द्विघात समीकरणों को हल करने की विभिन्न विधियां, ये हमको देखनी है, ठीक है। क्या विभिन्न विधियां हैं? जैसे कि हमने रैखिक समीकरण को हल करने की विभिन्न विधियां देखी थी, एक ग्राफ वाली मेथड थी, ठीक है, और क्या देखी थी हमने? बीजगणित वाली मेथड देखी थी, ठीक है, और फिर उसके अंदर हमने क्या देखी थी? विलोपन देखा था, प्रतिस्थापन देखा था, ऐसे जैसे जिनसे हम हल निकाल सकते थे वैसे ही इसमें 3 मेथड है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये सिर्फ तरीके हैं जिनसे हल निकाला जा सकता है। आप चाहें या तो क्वेश्चन में दिया गया होगा कि इस समीकरण का हल इस विधि से निकाले, या फिर आपको खुद से निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप अगर आपको नहीं दिया है तो फिर आप अपनी मन मर्जी से किसी भी मेथड जो आपको इजी पड़ रही है, जैसे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई, आपको समझ आ रहा है कि मैं इससे सॉल्व कर लूंगा, तो आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में आगे बढ़े।